Hello student, welcome to NCERT Education. Now we are studying Social Science book of class 9th and this is our new NCERT book. In this book we are studying chapter number 2, Shaping of the Earth's Surface. We have already complete explanation in part 1 and this is part 2. In this video we will start from agents of gradation से हम इस चैप्टर को समझेंगे. ओके, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन क्या होता है? एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन आर नेचुरल फोर्सेस दैट वे डाउन एंड ट्रांसपोर्ट deposit mineral materials on the earth's surface helping to level or smooth it over time. भूमि समतीकरण के कारक हैं, वे प्राकृतिक शक्तियां हैं जो चट्टानें और मिट्टी को क्या करती हैं, घिसती हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं और तथा जमा करती हैं. तो मेन एजेंट्स जो हैं ग्रेडेशंस के वो हैं रनिंग वाटर, ठीक है, ग्लेशियर्स है, विंड है, वेव्स है एंड ग्राउंड वाटर. तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, इनके बारे में हम जो है आगे डिटेल में समझेंगे. ओके, फर्स्ट इसमें गिवन है रनिंग वाटर. रनिंग वाटर erodes rocks and soils to form valleys and plains. Glaciers collapse and carry huge amount of materials, carving U-shaped valleys. Wind shaped rises by eroding and depositing sand. Sea waves erode coastline to form cliffs, beaches and bays. Groundwater resolve rocks such as limestone, creating waves. Caves and sinkholes together, these agents are continuously modifying landforms, lowering high areas and filling up lower areas. Okay, तो ये भूमि समतीकरण के जो मुख्य कारक हैं कि बहता हुआ जल है और ग्लेशियर्स हैं, विंड है और समुद्री लहरें हैं और अंडरग्राउंड वाटर, ये सभी मिलकर पृथ्वी की सतह को लगातार क्या कर रहे हैं, उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं. नदियाँ, चट्टानें और मिट्टी का क्या करती हैं, नदियाँ जो हैं और चट्टानें जो हैं ये और मिट्टी जो है वो मिलकर इरोशन का काम करती हैं, जिससे समय के साथ घाट जो हैं वो वैलीज बन रही हैं, कहीं पे प्लेन्स बन रहे हैं. और ग्लेशियर चलते समय चट्टानों को जब घिसते हैं तो बहुत सारा मलबा अपने साथ लेके आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, युवा करके घाटियाँ बनती हैं. ओके, तो यही सब चीज़ें हैं. हवा रेत को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, इससे क्या होता है, रेगिस्तान की आकृतियाँ बनती रहती हैं. समुद्र की लहरें जो हैं तटों में कटाव करती हैं, जिससे चट्टानें जो है किनारे, जो चट्टान के जो किनारे होते हैं वो वहाँ पे समुद्र तट, बीच और खाड़ियाँ बनती हैं. और भूमिगत जो जल है, अंडरग्राउंड वाटर है, जिसमें लाइमस्टोन है जैसे चट्टानें हैं वो धीरे धीरे घोल देती हैं. इससे क्या होता है, गुफा, सिंक होल्स और ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब प्राकृतिक शक्तियों के कारण होता है. ओके, और टुगेदर दीज एजेंट्स आर कंटिन्यूसली, और ये सारे जो कारक हैं मिलके लगातार क्या करते हैं, लैंडफॉर्म्स को मॉडिफाई करते हैं, लोअरिंग हाई एरियाज, जो कि ऊंचे एरियाज से लेके फिलिंग अप लोअर एरियाज तक. ओके, भूमि का जल मिलकर लगातार पृथ्वी की सतह को उबलते रहते हैं, ऊंचे भागों को काटकर नीचा करती हैं और नीचे जगहों में क्या करती हैं, ये लोग मलबा जमा करती हैं. डोंट मिस आउट, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है. लैंडफॉर्म्स हैव अ मेजर रोल इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. तो इसको मैं आपको हिंदी में इसको समझा देती हूँ कि जो मानव सभ्यता के विकास है उसमें इसमें बहुत इसका इम्पॉर्टेंट रोल है. और गंगा जो नदी है और नील जो नदी है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु जैसी नदियाँ जो हैं, यहाँ पे जो उसके आसपास का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है. इसलिए वहीं पे सबसे पहले क्या हुआ था, जो हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ और अर्ली सिटीज़ जो हैं वो डेवलप होने लग गई थी. माउंटेन्स एक्ट एज बोथ एज बेरियर प्रोटेक्टर्स. तो वो माउंटेन्स जो हैं, पर्वत जो हैं, पर्वत ने एक और लोगों को भारी आक्रमण से तो बचाई है और दूसरी ओर जो है आवागमन में बाधा भी लेके आए हैं. ठीक है, उन्होंने जैसे बाहर से कोई आक्रमण कर रहा है तो उससे मतलब कि एक हमारी सुरक्षा हो रही है हिमालयस की वजह से. बट ऑल्सो अलाउड कल्चर एक्सचेंजेस थ्रू पासेस लाइक द खैबर पास. हिमालय ने भारत के कई आक्रमण से सुरक्षित तो रखा है, लेकिन खैबर जैसे दर्रे जो हैं ऐसे मार्गों से हमारे देश में व्यापार हुआ है और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ है. थार जैसे रेगिस्तान में बड़े शहरी जो बसाए गए थे उनको बसाना बहुत कठिन था, लेकिन इनके कारण क्या हुआ, एक सिल्क रूट जैसे जो ट्रेड रूट है वो डेवलप हुए. कोस्ट, समुद्री तट और बहुत सारे जो बंदरगाह हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं हर्बर्स, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से व्यापार हुआ, यात्रा और अन्य देशों से क्या हुआ, जो हमारे कल्चरल रिलेशनशिप है वो डेवलप होने लग गए. और आज भी इतिहास ये बताता है कि जो युद्ध हैं, बस्तियों का जो विकास हुआ है, आज जो ट्रेड डेवलप हुआ है, आज जो कल्चर एक्सचेंज हुआ है, ये सब भौतिक जो हमारे लैंडफॉर्म में जो फिज़िकल चेंज हुआ है उसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है इस चीज़ पे. मतलब फिज़िकल फीचर्स जो हैं उसे डीपली इन्फ्लुएंस होके जो है हम लोग जो है आज जो हमारा इतिहास जो है वो इसी वजह से जो है वो बढ़ा, उसमें बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव देखने को, भौतिक जो संस्कृति जो है हमारे विकास, हमारा जो यहाँ पे बस्तियाँ हैं, युद्ध बस्तियों का जो विकास हुआ, व्यापार और संस्कृति पर जो भौतिक स्थल रूपों हैं, स्थल रूप मीन्स लैंडफॉर्म से उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है. रनिंग वाटर क्या होता है, रनिंग वाटर जो बहता हुआ पानी होता है. नदियाँ जो हैं, रिवर शेप द लैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन. नदियाँ अपर देन
अपरदन मीन्स इरोजन, नदियाँ जो है वो इरोजन का काम करते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं अपरदन और कटाव। ठीक है। परिवहन और निक्षेपण की प्रक्रियाओं से भूमि का स्वरूप बदलता है। परिवहन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन होता है। निक्षेपण, ठीक है, जमा कर देती हैं वो जला के एक जगह पे, ठीक है, जो भी चीज़ अपनी मिट्टी, रेत, पत्थर जो लेके आती हैं उसे एक जगह जमा कर देते हैं, इसको डिपोजिशन। ओके। से भूमि का जो है वो एक उसका जो आकार है वो बदलता रहता है। नदी अपने पूरे मार्ग में अनेक प्रकार के स्थल कृतियाँ बनाती हैं, क्रिएटिंग अ वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स अलोंग द कोर्स। एट द अपर कोर्स रिवर्स ऑफन फॉर्म वी शेप वैली वाटरफॉल्स एंड रैपिड ड्यू टू स्टीप ग्रेडियंट्स एंड स्ट्रॉन्ग इरोसिव फोर्सेस। नदी के ऊपरी भाग में ढाल बहुत ज़्यादा होती है, उसके अधिक होने के कारण क्या होता है? वी आकार की घाटियाँ जो हैं और वाटरफॉल्स हैं जो हैं और तीव्र प्रवाह बनाते हैं अपना। ठीक है। इन द मिडल कोर्स रिवर स्टार्ट टू मेंडर फॉर्मिंग ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स एंड एज इट लूजेस एनर्जी एंड बिगिंस डिपॉजिट सेडिमेंट्स इन द। तो क्या होता है? मध्य भाग में नदी जो है टेढ़े मेढ़े रास्ते मेंडर बनाती है और जिससे क्या होता है? ऑक्सबो झील और बाढ़ के मैदान बनते हैं। उसके बाद है इन द लोअर कोर्स द रिवर स्लोज फर्दर डिपॉजिट सेडिमेंट्स एंड डिपॉजिट्स इन लोअर कोर्स द रिवर स्लोज फर्दर। जब निचले स्तर पे आ जाती है तो नदियाँ जो हैं वो, नदी के जो गति है वो कम होने लगती है। निचले स्तर पर अपने साथ लाई हुई मिट्टी और रेत को वहाँ जमा कर देती है। नदी के निचले भाग में गति बहुत कम हो जाती है और वहाँ अधिक मात्रा में क्या होता है? अवसाद जमा हो जाता है। ठीक है। डिपोजिशन हो जाता है वहाँ पे। इसके से क्या होता है? डेल्टा बनता है। ठीक है। एंड फॉर्मिंग डेल्टास लीव्स एंड एलुवियल फैंस। तो यहाँ पे डेल्टा और प्राकृतिक तटबंध जिसको हिंदी में कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध को इंग्लिश में कहते हैं लीव्स। ओके। क्या कहते हैं? लीव्स बनती हैं एंड एलुवियल फैंस बनते हैं। ओके। एलुवियल फैंस में जलोढ़ पंखे। ये जो स्थल रूप है नदियों के व्यवहार को समझने में मदद करता है तथा खेती और जो मानव बस्तियां जो हैं वो परिस्थिति तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि इट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर, सेटलमेंट्स एंड इकोसिस्टम्स। ओके। अब जो है ये इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे वाटरफॉल क्या होता है। ओके। वाटरफॉल क्या होता है इसको देख लेते हैं। वाटरफॉल क्या है? वाटरफॉल को हिंदी में कहते हैं जलप्रपात। ओके। Waterfall is a landform where a river flows over a steep cliff or vertical drop, creating a dramatical fall. Waterfalls form in the upper course of rivers, where hard rock resists erosions while softer rocks below are worn away, creating a sudden drop. And they are not only beautiful natural features but also attract tourists, making them important for local tourism and economy. Waterfalls are sometimes used for hydroelectric power generation as a force with which the waterfalls can be harnessed to produce electricity. In addition, they provide opportunities for recreation की opportunities आती हैं जैसे ट्रैकिंग, फोटोग्राफी एंड ऑफन होल्ड कल्चरल रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी बहुत सारे रीजन्स में देखने को मिलता है। ओके। तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। वाटरफॉल क्या होता है? वाटरफॉल वह स्थल रूप है जहाँ नदी किसी ऊंची चट्टान से या फिर खड़ी ढलान से नीचे की ओर गिरती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिवर है। ये रिवर जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है रिवर दिखा रहा है, ये रिवर है। रिवर जो है यहाँ पे ऊंची चट्टान से, खड़ी चट्टान से क्या कर रही है? नीचे जो है खड़ी ढाल से या ऊंची चट्टान से नीचे गिर रही है। इससे पानी का जो है सुंदर और तेज ग्राफ दिखाई देता है। जल प्रपात होते हैं सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? नदी के ऊपर भाग में यहाँ पे बन रहे हैं। ओके। बनते हैं जहाँ कठोर चट्टानें, ये जो हार्ड रॉक है, ये कठोर चट्टानें जो है यहाँ पे ये जल्दी नहीं कटती हैं, लेकिन नीचे की जो मुलायम चट्टानें होती हैं उसको क्या करती हैं? ये वहाँ पे क्या करती हैं? नीचे की जो मुलायम चट्टानें तो उनको काट देती हैं। उससे क्या होता है? वाटरफॉल बनना शुरू हो जाता है। ओके। ये हमने रिवर भी देख लिया, यहाँ पे हार्ड रॉक हो गया। उसके बाद बीच में जो है वो गैप बना, ये 3rd नंबर पे यहाँ पे शुके ये गैप दिखा रहा है यहाँ पे। और फिर क्या होता है? इससे नदी में अचानक ऊंचाई का अंतर बन जाता है और पानी नीचे गिरता है। जलप्रपात जो है, वाटरफॉल्स जो है वो केवल सुंदर प्राकृतिक स्थल ही नहीं है बल्कि ये जो टूरिज़्म है उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है, एक तरीके की ब्यूटी है उनके लिए। इससे स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को तो लाभ होता ही है। और वाटरफॉल्स का उपयोग जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी किया जाता है। गिरते हुए पानी की जो शक्ति से जो बिजली उत्पन्न होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही होती है। और वाटरफॉल्स जो है ट्रैकिंग, घूमने और फोटोग्राफी जैसी जो हमारी रिक्रिएशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है। इसके बारे में मैंने अभी आपको समझाया था। ओके। कई क्षेत्रों में क्या होता है? ये जो वाटरफॉल्स होता है वो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाता है। अभी हम रिवर है, यहाँ से पानी आ रहा है और ये हार्ड रॉक है। ठीक है। हार्ड रॉक से गिरते हुआ आ रहा है, यहाँ बीच में गैप हो रहा है। उसके बाद रिवर तो नदी हो गया, हार्ड रॉक मीन्स कठोर चट्टानें होती हैं
ओके, गैप का मतलब क्या होता है? गैप का मतलब होता है खड़ी गैप का मतलब होता है खाली स्थान, ठीक है। और प्लंज टूल का मतलब होता है जलप्रपात के नीचे जो बना हुआ जो गहरा बहुत ज़्यादा गहरा कुंड है, ये जो कुंड है इसको जलप्रपात का जो प्लंज पूल बुलाता है। ये बहुत ज़्यादा गहरा जो है इसको कुंड बताया गया है। ओके, फिर ये क्या है? पानी जा रहा है नदी के अंदर, 5th नंबर पे। ओके, तो ये जो है फिगर 2.10 में आपको वाटरफॉल की पिक्चर को शो किया गया है। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिवर है ये ऊपर से पानी आ रहा है, ठीक है। रिवर क्या करती है? नदी ऊंचाई से नीचे की ओर बहती है। हार्ड रॉक का काम क्या होता है? हार्ड रॉक का काम ये होता है कि कठोर चट्टान मजबूत होती है तो इसलिए वो धीरे धीरे घिसती रहती है। सॉफ्ट रॉक का क्या काम है? सॉफ्ट रॉक जो होता है, इसके हार्ड रॉक के बाद जो है सॉफ्ट रॉक होता है नीचे की ओर, तो इसका क्या काम होता है? ये कोमल चट्टान होती है, जल्दी कट जाती है। जब नीचे की कोमल चट्टान कटती है तो ऊपर की जो कठोर चट्टान का किनारा है वो हवा में थोड़ा सा लटक जाता है। ओके, उसके बाद गैप आता है। गैप क्या होता है? गैप ये 3rd नंबर पे यहाँ पे ये गैप शो किया है आपको, ये चीज़ गैप है ये, ठीक है। तो ये गैप क्या होता है? ये नीचे की चट्टान कटने से खाली जगह बन जाती है। और प्लंज टूल क्या होता है? गिरता हुआ पानी नीचे एक गहरा गड्ढा बना देता है, इसको प्लंज टूल कहते हैं, ये वाली, ठीक है, इसको प्लंज टूल कहते हैं। ये गहरा गड्ढा बन जाता है। समय के साथ क्या होता है? ये वाटरफॉल्स पीछे की ओर खिसक जाता है क्योंकि कटाव जो है वो लगातार होता रहता है। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें हम पढ़ेंगे मियांडर। मियांडर क्या होता है? मियांडर को हिंदी में कहते हैं विसर्प या फिर घुमावदार नदी। ओके, मियांडर को हिंदी में कहते हैं घुमावदार नदी या फिर विसर्प कहते हैं। तो मियांडर क्या है? मियांडर इज अ वाइंडिंग कर्व बैंड इन द मिडल और अपर कोर्स ऑफ रिवर फॉर्म ड्यू टू द लिटरल इरोजन एंड डिस्पोजिशंस। मियांडर क्या है? जो नदी के बीच में, ठीक है, या फिर निचले भाग में, नीचे वाला मिडल और निचला, मतलब नदी के मध्य मिडल और लोअर कोर्स में क्या होता है? बनने वाले एक बड़ा घुमाव है और मोड़ है नदी के निचले स्तर पे, ठीक है, या फिर नदी के बीच वाले स्तर पे बनने वाला बड़ा घुमाव या मोड़ होता है। यह घुमाव क्या करता है? नदी के द्वारा जो पानी आ रहा है उसका किनारे पे क्या करता है? इरोशन का काम करता है। इरोशन मीन्स कटाव करना, और डिपोजिशन का काम करता है, इसको हम तलछट कहते हैं। जमाव होने का कारण ये बनता है, ठीक है। अभी फिगर जो है 2.11 को मैं समझाऊंगी अभी अच्छे तरीके से। पहले मैं इसकी ये थ्योरी जो है आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो जो डिपोजिशन होता है वो सेडिमेंट्स का होता है, जिसमें आपको रेत, कंकड़, मिट्टी जो है, पत्थर अपने साथ भाग के लेके आता है। एज द रिवर फ्लोज इट इरोड्स द आउटर बैंक्स ऑफ बेंड्स एंड डिपोजिट सेडिमेंट्स ऑन द इनर बैंक्स, ग्रेजुअली क्रिएटिंग लार्ज लूप्स and meanders are important for humans because the fertile soil deposited along the banks supports agriculture, making these areas ideal for farming, and they also influenced, ये जो है इन्फ्लुएंस भी करता है सेटलमेंट पैटर्न्स को। विलेजेस आर टाउन्स ऑफन डेवलप ऑन द gentle slope near meanders. In addition, meandering rivers can be used for navigation के लिए यूज़ किया जाता है, नौकायान के लिए, irrigation, and in some case tourism as a scenic curves create attractive landscape. The Grand Anicut जो है इसको कल्लानाई बोला था तमिलनाडु के अंदर, इस एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ रिवर फॉर इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है इस रिवर का पानी। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेंढर्स का ये पूरी थ्योरीज को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे जैसे नदी जो है वो बहती है तो मोड़ जो है, मोड़ के बाहरी किनारे पे तेज बहाव के कारण क्या होता है? बहुत ज़्यादा अधिक मतलब इरोजन होता है, ठीक है। इनर बैंक्स पे क्या होता है? इरोजन होता है, ठीक है, ठीक है। इनर बैंक्स पे इरोजन का काम होता है। और मोड़ के जो भीतरी किनारे हैं, मतलब इनर बैंक्स जो हैं, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे पानी की जो स्पीड है वो कम होने से क्या होता है? मिट्टी और रेत जमा हो जाती है, और इसके साथ समय के साथ क्या होता है? इसमें घुमाव आता है और बड़े आकार जो हैं वो बड़े बड़े लूप बना लेते हैं। ओके, और ये जो है मेंढर्स के किनारे क्या होता है? बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। मेंढर्स के किनारे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, जिससे खेती करना आसान हो जाता है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है ये मिट्टी यहाँ की। इसी कारण क्या होता है? कई क्षेत्रों में खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। मेंढर्स मानव बस्तियों के स्थान को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा विलेजेस और टाउन्स जो हैं वो मेंढर के आसपास की जो एरिया है वहीं पर बसे हुए हैं। जो मेंढर्स जो हैं वो नदी का उपयोग नौकायान के लिए करते हैं, और इरिगेशन के लिए भी किया जाता है। कई स्थानों पर जो है इनकी सुंदरता के कारण जो है टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। नदी के सुंदर घुमाव आकर्षक और प्राकृतिक दृश्य बनते हैं। और ग्रैंड एनिकट जो तमिलनाडु में स्थित प्रसिद्ध बांध है, जो नदी के पानी का उपयोग किसके लिए कर रहा है? इरिगेशन के लिए कर रहा है, और एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने इरिगेशन का बताया है। ओके, अभी जो है हम इसमें समझ लेते हैं, ये जो पिक्चर है
फिगर 2.11 इसको समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज, ठीक है। फिगर 2.11 जिसको समझ में आ जाएगा ना तो वो इजीली जो है उसको पता चल जाएगा मेंडर्स क्या हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूँ मेंडर्स क्या है। मेंडर्स क्या होता है, नदी के घुमाव को जो दिखाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेंडर्स। ओके, तो ये है फिगर 2.11 जो नदी के घुमाव को दिखा रहे हैं। पहली चीज़ को मैं आपको समझा देती हूँ कि जो नदी है वो समतल भूमि में धीरे धीरे बहती रहती है और नदी का जो बाहरी किनारा है वो तेज भाव के कारण अधिक कटता है जिसको हम इरोजन कह रहे हैं, और नदी का जो भीतरी किनारा है वो धीमे बहाव के कारण मिट्टी को जमा करता है जिसको हम डिपोजिशन कहते हैं। इसी कारण नदी सांप जैसी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है। देखो आप ये देखो, ये नदी जो है सांप जैसी टेढ़ी मेढ़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पे इरोशन हो रहा है, डिस्पोजिशन हो रहा है। इस घुमाव के कारण समय के साथ जो है ये बड़े होते जा रहे हैं। कभी कभी नदी का घुमाव जो है वो मुख्य धारा से अलग हो जाता है। अब ये जो है नदी का जो ये नदी का जो घुमाव है, नदी का मुख्य धारा से ये अलग हो गया, तो ये क्या है, ये ऑक्सबो लेक बना रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक, जो कि यहाँ पे पूरा यहाँ पे मार्क करके दिखाया है। ये ऑक्सबो लेक की यहाँ पे इन्होंने पूरी ऑक्सबो लेक के को इसका इंडिकेशन क्या है यहाँ पे बताया कि फर्स्ट नंबर पे ऑक्सबो लेक है। और स्टीप बैंक क्या है इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ। स्टीप बैंक क्या होता है, स्टीप बैंक जो है अभी आप देखेंगे जो सेकेंड नंबर पे जो है ये जो है, एक मिनट, ये पूरा कुचर पुचर हो गया है। ये चीज़ जो है ये स्टीप बैंक को दर्शा रही है। ये स्टीप है, ठीक है, ढलान वाला एरिया जो है इसको स्टीप बैंक बोला गया है। ओके, स्टीप बैंक क्या होता है, जब खड़ी और तीव्र ढाल वाला किनारा है। ये कैसा खड़ा है, देखो आप, ये खड़ा है, ये पतला पतला सा था, यहाँ पे खड़ा है। जब खड़ा और तीव्र ढाल वाला किनारा होता है जहाँ पे इरोजन का काम हो रहा है, इसको क्लियरली होता, तो ये देखो ये खड़ा है, ठीक है, और तीव्र ढाल है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इरोजन का काम हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं स्टीप बैंक। नेक्स्ट जो गिवन है ये अभी मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट रिवर, फिर उसके बाद क्या है, ये नदी में पानी आ रहा है जो कि तीसरे नंबर पे यहाँ पे दिखाया गया, ये नदी में पानी जा रहा है। ओके, बार क्या होता है, रेत और मिट्टी का जहाँ जमाव बन रहा है उसको हम कहते हैं बार। मिट्टी के जो टीले बन रहे हैं, रेत और मिट्टी का ये जो जमाव हो रहा है, और जहाँ पे रेत और मिट्टी का जमाव हो रहा है, जहाँ पे बालू का टीला बन रहा है, उसको हम कहते हैं बार। ओके, आई होप ये आपको फिगर जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एक लैंड फॉर्म का फॉर्म है। इसको मैं रीड कर देती हूँ। डेल्टा क्या है, डेल्टा इज अ लैंडफॉर्म फॉर्म एट द माउथ ऑफ अ रिवर, जो कि नदी के मुहाने पे बनती है। डेल्टा वह स्वरूप है जो नदी के मुहाने पर बनता है। यह तब बनता है जब नदी क्या करती है, समुद्र, महासागर या झील में जाकर मिल जाती है, ठीक है। वेयर इट फ्लोज इनटू अ सी, ओशन और लेक्स और डिपॉजिट्स और द सेडिमेंट्स इट हैज कैरीज फ्रॉम स्ट्रीम। ओके, ये तब बनता है जब नदी समुद्र, महासागर या झील जो है उसमें जाकर मिलती है, और नदी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, रेत और बहुत सारी गाद, जिसको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, ये लेके आती है और उसके माउथ पे क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। ओवर टाइम दिस डिपॉजिट एक्यूमुलेट टू फॉर्म फैन शेप और ट्रायंगुलर एरिया ऑफ अ लैंड। और समय के अनुसार क्या होता है, ये जो जमाव होता है ये त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर या फिर पंखे के आकार की भूमि बना देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा आर हाईली फर्टाइल ड्यू टू रिच एलुवियल सॉइल मेकिंग द मैटर फॉर एग्रीकल्चर एंड सपोर्टिंग क्रॉप्स सच एज राइस एंड जूट। और डेल्टा जो है, ये वाला जो एरिया जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो बहुत जलोढ़ मात्रा की, जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, सॉइल, और वो बहुत ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। ये मिट्टी एलुवियल सॉइल पाई जाती है जो कि एग्रीकल्चर बहुत आइडियल होती है, और सपोर्टिंग क्रॉप्स जैसे कि राइस और जूट के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है ये। और दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फिशिंग, आप फिशिंग करने के लिए, और फ्रेश और जो सॉल्ट वाटर का जो कॉम्बिनेशन है वो पानी, उस कॉम्बिनेशन का जो पानी है वो डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ वहाँ पे देखने को मिलती है डेल्टा के अंदर। मैनी डेल्टा सपोर्ट डेंस ह्यूमन सेटलमेंट्स। कई बार आप देखेंगे डेल्टा के पास जो है डेंस ह्यूमन सेटलमेंट, बहुत सारे लोग जो हैं रह रहे हैं,
एंड द सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। और यहाँ पे लोग ट्रेड भी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, बिकॉज रिवर्स प्रोवाइड नेविगेबल रूट्स, क्योंकि रिवर जो है वो नेविगेबल रूट्स प्रदान कर रही है। हाउएवर दे कैन ऑल्सो बी प्रोन टू फ्लडिंग, कई बार क्या होता है, कई बार बाढ़ भी आ जाती है, ये क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, जिससे कि ह्यूमन लाइफ और एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो फिगर जो है 2.12 जो है हमारी फिगर है डेल्टा की, इसको हम समझ लेते हैं। ओके, जो फिगर है हमारी 2.12, ये डेल्टा की पिक्चर्स यहाँ पे शो कर रखी हैं, आप देख सकते हैं। ये पिक्चर तो अलग से इन्होंने यहाँ पे दिखा रखी है, और ये पूरा उन्होंने पूरा इसके पार्ट्स को पूरा डिस्क्राइब किया है कि कैसे डेल्टा बन रहा है। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या है, नदी जो है वो नदी में पानी आ रहा है, जिसको रिवर बोला गया है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे क्या है, जब नदी में जब पानी आ रहा है, यह मुख्य नदी है जो पहाड़ों और मैदानों से बहते हुए समुद्र की ओर आती है, अपने साथ बहुत सारी रेत, मिट्टी और गाद लेके आती है, सेडिमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये जो है ये चीज़ जो दिखा रखी है डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, समुद्र के पास पहुंचकर नदी कहीं छोटी छोटी धाराओं में बट रही है, ठीक है, कहीं छोटी छोटी धाराओं में नदी क्या हो रही है, बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, इन्हीं छोटी धाराओं को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ये धाराएं पानी और गाद को अलग दिशाओं में ले जाती हैं, पानी और जो सेडिमेंट्स उनको अलग अलग डायरेक्शन में फैला देती हैं। कौन, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, उसके बाद क्या है, आइसलैंड्स और बार्स है। आइसलैंड्स और बार्स क्या होते हैं, यहाँ पे क्लियरली मैं आपको बता देती हूँ कि ये बार्स बन रहे हैं, यहाँ पे ये बार्स बन रहे हैं। तो ये बार्स क्या होते हैं, ये द्वीप होते हैं या फिर रेतीले टापू होते हैं। नदी द्वारा लाई गई जो सेडिमेंट्स है या रेत है, वो जमा होकर छोटे द्वीप या रेतीले टीले बना लेते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने 3 जो नंबर दिया है वो आइसलैंड्स या फिर बार्स को दिया है। ओके, और समय के साथ ये बड़े होकर उपजाऊ भूमि में बदल सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें वो समुद्र, सी बताया है। अंत में नदी की सभी धाराएं जो हैं वो समुद्र में जाकर मिल रही हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये समुद्र में जाके सभी धाराएं मिल जा रही हैं, तो ये क्या है, समुद्र है। ओके, आई होप आपको ये फिगर जो 2.12 है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। और इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, एंड इट्स गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस। ओके, लेट्स एक्सप्लोर। इसको देखने का, हैव यू हर्ड अबाउट द सुंदरबन डेल्टास, क्या आपने कभी सुंदरबन डेल्टा के बारे में सुना है? एंड ट्राई एंड एक्सप्लोर इट्स यूनिकनेस एंड फाइंड आउट व्हाई इट इज़ पॉपुलर विद टूरिस्ट। तो इसकी यूनिकनेस क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए यह प्लेटो जो हमारे टूरिस्ट हैं उनके बीच क्यों ये इतना क्यों प्रसिद्ध है। ओके, फिगर भी शो की है, ये सुंदरबन डेल्टा की फिगर है, आप लोग देख सकते हैं फिगर 2.13, जो कि सुंदरबन डेल्टा के जो है यहाँ पे पिक्चर्स को शो किया गया है। ये है सुंदरबन डेल्टा के पिक्चर। ओके, तो सुंदरबन डेल्टा जो है ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, और यहाँ पे मैंग्रोव्स फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, ठीक है। और ये फेमस किसके लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारा जो है वाटरवेज हैं यहाँ पे, एंड ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको माना गया है, इसलिए यह क्या है, टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस मानी जाती है इसको। ओके, वेव्स एंड करंट्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। वेव्स एंड करंट्स क्या है, वेव्स एंड करंट्स, अभी जो हम समझ रहे हैं वो वेव्स और करंट्स को समझ लेते हैं इसमें। Waves and currents. Waves and currents are constantly moving over the ocean surface. They work in coastal areas and reshape the land along the coastal zones. The action of waves and currents creates a range of landforms on the coastline such as beaches, sandbars, cliffs and sea caves, arcs and stacks. You will learn more about waves and currents in part 2 of this textbook. Waves और currents क्या है, समुद्र की सतह पर जो लहरें हैं और समुद्री धाराएं हैं। Waves हो गया आपका लहरें, और समुद्री धाराएं क्या होती हैं, currents. ओके, तो ये लगातार चलती रहती हैं। यही समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्रों में, जो समुद्र के किनारे वाला एरियाज़ होता है, कोस्टल एरियाज़ होता है, वहाँ पे ये काम करती हैं और वहाँ की भूमि का क्या करती हैं, वहाँ की भूमि की शेप को चेंज करती रहती हैं। जो वेव्स हैं और जो हमारी करेंट्स हैं, कि जो इनका काम क्या होता है, इनके काम ये होता है कि तटों पर कई प्रकार की क्या करती हैं, स्थलकृतियाँ बनाते हैं। स्थलकृतियाँ मीन्स लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, जैसे कि बीचेस बनाएंगे, कहीं पे सैंडबार्स बनाएंगे, कहीं पे सी क्लिफ्स बनाएंगे, कहीं पे सी केव्स बनाएंगे, कहीं पे आर्क्स बनाएंगे, कहीं पे स्टैक्स बनाएंगे। तो इसके बारे में, वेव्स और करंट्स के बारे में हमारा जो पार्ट 2 है इस टेक्स्ट बुक का, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बीच क्या होता है, बीच आप लोग बहुत सारे लोग ने जो है बीच पे विजिट भी किया होगा, ठीक है। Beach is a landform made up of sand, pebbles or rocks along the shoreline of a sea, ocean or lake created by the deposition of sediments by waves. Beach क्या है, जो समुद्र का तट होता है, ठीक है। ये एक तरीके की क्या है, एक तरीके का लैंडफॉर्म है जो समुद्र, महासागर या झील के किनारे जो रेत, कंकड़ और पत्थरों से बनी होती है,
समुद्र किनारे हो या आप देखने को मिलेगा, या महासागर के किनारे या झील के किनारे जहाँ पे रेत और कंकड़ बहुत सारे पत्थरों से ये जगह बनी होती हैं। ये लहरों द्वारा लाई गई क्या होती है, मिट्टी और रेत के जमाव से बनती है। डिपोजिशन के कारण होता है ये प्रोसेस, जो डिपोजिशन कारण क्या होता है, ये बीच बनता है। ओके, फॉर ह्यूमन्स and beaches are popular tourist destination for relaxation, swimming and recreation, which boosts local economy. And beaches also provide fishing areas, and some coastal communities rely on them for collecting sands and shells. Additionally, beach act as a natural barriers against strong waves and coastal erosion, helping safeguard human settlements near the coast. तो जो लहरें हैं और जो हमारे टाइड्स हैं और हमारी जो क्या कहते हैं समुद्री जो धाराएं हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लगातार रेत तथा अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं और जमा करती रहती हैं। जो लहरें हैं और हमारे जो टाइड्स हैं और समुद्री जो धाराएं हैं, ये क्या करती हैं, लगातार रेत और भी अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को ले जाती हैं, एक स्थान से दूसरी जगह जाके एक डिपोजिशन कर देती हैं। इसी कारण क्या होता है, बीच का जो आकार होता है वो समय समय पर क्या होता है, चेंज होता रहता है। मनुष्य के लिए जो है बीच जो है वो आराम करने के लोग यूज़ करते हैं, तैरने के लिए और रिक्रिएशन के लिए भी ये लोकप्रिय स्थान माना जाता है। यहाँ आने वाले जो टूरिस्ट हैं, स्थानीय लोगों की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इनकम जो है वो बढ़ रही है लोगों की, स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी क्या हो रहा है, लाभ मिल रहा है। यहाँ पे लिखा है ना कि इट्स लोकल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रहा है इसकी वजह से। ओके, और समुद्री तट पे आप देखेंगे मछली पकड़ने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। फॉर बीचेस ऑल्सो प्रोवाइड फिशिंग एरियाज़ के लिए बहुत अच्छा है ये। और बहुत सारे जो तट कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं वो यहाँ पे रेत और सीपियों को इकट्ठा करने का काम करते हैं, जिससे उनका लाइवलीहुड चल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे एडिशनल बीच एक्ट नेचुरल बैरियर का भी काम करते हैं। नेचुरल बैरियर कैसे काम करते हैं, बीच तेज जो समुद्री लहरें आ रही हैं और जो तटीय का जो कोस्टल पे जो कटाव हो रहा है, इरोजन हो रहा है कोस्टल एरिया पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इरोजन से क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे कि समुद्र किनारे जो लोग बसे हैं, गाँव और शहर जो बसे हैं, वो सुरक्षित रह सकें। ओके, अभी जो है हम इसकी फिगर 2.14 है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। बीच की ये पूरी उन्होंने पिक्चर्स को शो किया गया है, उसी पूरी फिगर को बताया गया है कि इसका एक एक पार्ट क्या होता है। तो फिगर 2.16 में बीच के बारे में बताया गया है। ओके, तो इसको मैं आपको समझा देती हूँ क्या है ये। तो इसमें फर्स्ट चीज़ जो इसमें गिवन है, ये आपको दिखाया गया कि ये तो बीच का पूरी फुल पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ पे इन्होंने इसका पूरे एक एक चीज़ का को डिस्क्राइब किया है कि बीच क्या होता है, बे क्या होता है, सी क्या होता है, हेडलैंड क्या होता है, सैंड बार क्या होता है, फ्री एंड क्या होता है, रिवर क्या होता है। ओके, तो हेडलैंड क्या होता है पहले हम इसको समझ लें। नहीं, पहले हम समझेंगे बीच क्या है। बीच को तो मैंने खाली बता ही दिया बीच क्या है, इसको हम समझ लेते हैं आप। ओके, बे क्या होता है, पहले तो ये बीच है, ये बीच किनारा से दिखाया है यहाँ पे, पहले इन्होंने नंबरिंग कर रखी है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो चीज़ उन्होंने बोली है वो है बे। बे क्या होता है, बे होती है खाड़ी। ओके, बे को कहते हैं खाड़ी बोलते हैं। और ये क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। समुद्र जो है वो हाँ, हम यहाँ पे थे सेकेंड नंबर पे। ये जो है जो ब्लू कलर की यहाँ पे ये जो दिखाई है सेकेंड नंबर पे, ये क्या है, हमारा बे खाड़ी है। उसके बाद क्या है, सी है, ठीक है, और सी क्या है, समुद्र है। और उसके बाद उन्होंने बताया है सी किसको, मतलब सी का पानी है ये, ठीक है, सी, ये सी का वाटर को उन्होंने सी बता दिया। इन्होंने मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बताया कि ये बीच है, ये बे है, ये खाड़ी है, और ये फिर क्या सी है, और हेडलैंड क्या है। तो मेन चीज़ आपको इसमें ये समझना है कि हेडलैंड क्या है। ये हेडलैंड इन्होंने इस 4th नंबर पे शो किया है। समुद्र के अंदर तक निकला हुआ जो कठोर चट्टानी वाला भाग होता है उसको हम हेडलैंड बोलते हैं। ओके, जो कठोर जो चट्टानें होती हैं वो निकला हुआ जो भाग है उसको हम कह रहे हैं हेडलैंड। और सी क्लिफ क्या होता, सी क्लिफ क्या है, सी क्लिफ जो है एक्चुअली ये जो है, अच्छा इसका ये पार्ट है। ओके, सैंड बार जो है, सैंड बार जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। सैंड बार क्या है, सैंड बार जो है वो रेत को ही बोला गया है, ऑब्वियसली 5th नंबर पे है। ये जो रेत है ना किनारे, इसको सैंड बार बोला गया है। फ्री एंड क्या है, फ्री एंड जो किनारा है इसका ये, और रिवर जो है ये जो पानी जो नदी से आया है उसको रिवर बोला गया है। ये बीच का हमने समझ लिया। ओके,
अब जो है कोस्टल इरोजन क्या है, कोस्टल इरोजन क्यों हो रहा है, ये इसके बारे में पूरा हम इसको समझ लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे हेडलैंड जो है वो कुछ और समझाया था आपको भी। ओके, तो ये हेडलैंड 2 बार ये इसमें भी आ रहा है, सी आर्क और सी स्टैक में। चलो इसको भी समझ लेते हैं अभी अच्छे से। कोस्टल इरोजन क्या है? कोस्टल इरोजन occurs when waves, tides and currents wear away the land along the coast। जो समुद्र की लहरें, ज्वार भाटा मतलब टाइड्स और समुद्र की धाराएं होती हैं, करंट्स जो लगातार तट से टकराती हैं, उसका जो किनारा होता है उससे टकराती है, तो वे धीरे धीरे तट की मिट्टी और चट्टानों को काट कर हटा देती हैं। इससे क्या होता है? कोस्टल इरोजन होता है। इससे नई नई क्या होती हैं? लैंडफॉर्म्स बनती हैं। ओके, सम कॉमन लैंडफॉर्म्स ऑफ कोस्टल इरोजन इंक्लूड क्लिफ्स हैं इसमें, जिसको स्टीप रॉक फेसेस फॉर्म एज वेव्स अंडर द बेस ऑफ द कोस्ट बोला गया है। तो इसको हम समझ लेंगे कि क्या होता है, सी क्लिफ क्या होती हैं। मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ सी क्लिफ क्या होती है। ठीक है, तो क्लिफ होती हैं, तो सी क्लिफ क्या होता है? समुद्र की जो खड़ी चट्टान होती है उनको जो है सी क्लिफ बोला जाता है। स्टीप रॉक फेसेस फॉर्म्ड एंड वेव्स अंडर कट द बेस ऑफ द कोस्ट। ओके, वेव कट प्लेटफॉर्म्स क्या होती हैं? फ्लैट एरिया है जो कि बच जाता है, क्लिफ के पास जो है पीछे वाला एरिया होता है रिट्रीट होता है। केव्स क्या होती है? फॉर्म व्हेन वेव्स इरोड एंड वेव्स जो है वो इरोड करती हैं वीक पार्ट ऑफ द रॉक, जो उसका कमजोर पार्ट का हिस्सा होता है उसको हम केव्स बोलते हैं, जिसको गुफा बोला गया है। यहाँ पे चट्टान के जो निचले भाग की लहरें काटती रहती हैं, धीरे धीरे वह गुफा बन जाती हैं। और उसके बाद आर्क्स क्या होता है? आर्क्स जो है क्रिएटेड व्हेन केव ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ हेडलैंड मीट। अपोजिट साइड जो गुफा बनी है वहाँ पे क्या होता है? अपोजिट साइड पे क्या होता है? हेडलैंड जो है वो मीट करता है। एंड स्टेक्स आइसोलेटेड पिलर होते हैं, खंबे होते हैं जो रॉक जो है छोड़ जाते हैं स्टैंडिंग आफ्टर द आर्क्स, जब कोलैप्स हो जाते हैं उसके बाद। दीज लैंडफॉर्म्स नॉट ओनली शेप द कोस्टल लैंडस्केप बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्टिविटीज। ये सिर्फ लैंडफॉर्म की जो है स्थलकृतियाँ ही नहीं बना रहे, बल्कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रभाव कर रहे हैं। कुछ एरियाज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टूरिज्म के लिए, और कुछ जो है कोस्टल प्रोटेक्शन टू सेफगार्ड सेटलमेंट्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो यह है सी फिगर 2.15 पे सी आर्क और सी जो है स्टैक है, इसको हम समझ लेते हैं क्या है ये। तो हेडलैंड है, इन्होंने ये बताया, ये ऊपर हेडलैंड है। हेडलैंड क्या होता है? समुद्र की ओर निकला हुआ कठोर चट्टानी भाग, यह लहरों का सबसे पहला सामना करता है। ओके, उसके बाद है सी आर्क। सी आर्क जो है, ठीक है, सी आर्क हमने बताया था कि सी आर्क क्या है? ये केव जो है अपोजिट साइड जो होता है हेडलैंड का वहाँ पे मिल रहा होता है। ये अपोजिट साइड जो है हेडलैंड का वहाँ पे सी आर्क है, इसको सी आर्क बताया। थर्ड ऊपर देखिए ये सी स्टैक है। ठीक है, ये आइसोलेटेड पिलर माना गया है रॉक का, जो छोड़ गया है रॉक स्टैंडिंग आफ्टर द आर्क, जब आर्क कोलैप्स हो रही है तब। यार जब कोलैप्स हो रही है तो इस तरीके की ये है शेप बन रही है, जिसको हम बोलते हैं स्टैक्स। और उसके बाद हाई टाइड लेवल। हाई टाइड लेवल क्या होता है? हाई टाइड लेवल क्या होता है? ये होता है चट्टान के निचले भाग की लहरें जो काटती रहती हैं, धीरे धीरे वहाँ गुफा बनाती हैं, तो यहाँ कम ज्वार के समय साफ दिखाई देता है, उसे कहते हैं हाई टाइड लेवल। लो टाइड लेवल क्या होता है? जब टाइड जब आती है तो समुद्र का सबसे कम जल स्तर होता है, उसे लो टाइड लेवल कहते हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, ये आर्क की फॉर्म यहाँ पे शेप हो रही है, ये पिलर बन गया है यहाँ पे जिसको सी स्टैक बोला गया है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे पूरी पिक्चर्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। सी आर्क क्या है और सी स्टैक क्या है, यही चीज़ अभी इसमें हमने समझी है। ओके, आप लोग भी थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। चलो अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे सी क्लिफ और एक और फिगर शो की गई है, सी क्लिफ और शोर प्लेटफॉर्म की वाली पिक्चर है, इसको भी मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये क्या है? यहाँ पे पहले इन्होंने हेडलैंड की पिक्चर को बताया है, सेकेंड नंबर पे सी क्लिफ बताया, ये सी क्लिफ है। सी क्लिफ क्या होता है? जो समुद्र की लहरों द्वारा काटी गई खड़ी चट्टान होती है। उसके बाद क्या है? थर्ड नंबर पे आप देखेंगे सी केव, गुफाएं बन रही है यहाँ पे, ये गुफाओं का कट है, चट्टानों की लहरों के द्वारा जो बनाई गई गुफा है, सो सी केव बताया। हाई टाइड लेवल क्या होता है? जब ज्वार सबसे ऊँचा होता है तो समुद्र का जो जलस्तर है वो ज़्यादा हो जाता है, उसे हाई टाइड लेवल कहा गया है। ओके, जो कि फोर्थ नंबर पे है। उसके बाद शोर प्लेटफॉर्म है। शोर प्लेटफॉर्म क्या होता है? चट्टानों के कटने से बना हुआ जो फ्लैट जो चट्टानी भाग होता है उसको शोर प्लेटफॉर्म बोला जाता है।
जो कि ये है 5th नंबर पे यहाँ पे शो किया गया है। और लो टाइड लेवल क्या होता है, जब जो लो टाइड होता है तब समुद्र की सबसे नीचे का जो जल स्तर है, सबसे नीचे का ये जल स्तर है, इसी को बोला था लो टाइड लेवल। ओके, अब हम समझेंगे ग्लेशियर्स के बारे में। ओके, ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स को हिंदी में हिमनद कहते हैं। ग्लेशियर इरोजन ऑकर्स व्हेन ग्लेशियर्स मूव स्लोली ओवर द लैंड कार्विंग एंड शेपिंग द लैंडस्केप। जब हिमनद धीरे धीरे भूमि पर आगे बढ़ते हैं तो वे चट्टानों को घिसते हैं, मतलब घिसते हैं और इरोजन करते हैं। इससे क्या होता है, जो उसकी भूमि की का जो शेप होता है लैंडफॉर्म्स का, वो चेंज हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर इरोजन कहते हैं। और ग्लेशियर इरोजन इंक्लूड यू शेप वैलीज बनती है इसके कारण। हिमालय जो ग्लेशियर इरोजन है, इसके बाद कई प्रकार की स्थलकृतियाँ बनती हैं इसके कारण, जैसे कि यू आकार की घाटियाँ बनती हैं। यू शेप वैलीज फॉर्म्ड एज अ ग्लेशियर्स वाइडन एंड डीपन रिवर वैलीज। तो यू आकार की घाटी कैसे बनती है? जब ग्लेशियर जो है नदी की घाटी की ओर अधिक चौड़ा और गहरा हो जाता है तो यू शेप वैलीज बन जाती है। ओके, और सिर्क बोला जाता है। सिर्क क्या होता है? जब एक सिर्क होता है जब जो ग्लेशियर है उसके स्टार्टिंग वाला जो एरिया है वहाँ पे एक कटोरे जैसी जो आकृति बन रही है और गड्ढा हो जाता है, उसको बोलते हैं किर्क्स, बाउल शेप डिप्रेशंस एट द हेड ऑफ अ ग्लेशियर, जो कि यहाँ पे आपको बताया है। ये देखो आप यहाँ पे, ठीक है, ये है ये एरेट है, ऊपर जो है ये एरेट बन रहा है यहाँ पे, और ये जो है ये है किर्क। इसी को कटोरी जैसी जो आकृति बन रही है इसी को ही बोला गया है किर्क, कटोरे के आकार का जो गड्ढा है उसको। ओके, नेक्स्ट है एरेट्स। एरेट्स क्या होता है? यहाँ पे एरेट्स में बता देते। एरेट्स क्या है? शार्प रिज बिटवीन वैलीज। दो घाटियों के जो बीच में, दो घाटियाँ हैं ना, उसके जो बीच में जो बनने वाली दो घाटियाँ, ये एक घाटी है, ये दो घाटियाँ हैं, इन दोनों घाटियों के बीच में जो बनने वाली नुकीली पर्वतीय धार है, ठीक है, उसी को बोला जाता है एरेट। और हैंगिंग वैली कब बनती है? हैंगिंग वैली कब बनती है? हैंगिंग वैली तब बनती है जब हैंगिंग वैली, हाँ, विच ऑकर व्हेन वेयर स्मॉलर ग्लेशियर्स मीट लार्जर वन। हैंगिंग वैली तब बनती है जब क्या होता है, छोटा ग्लेशियर जो है वो बड़े ग्लेशियर से मिल जाता है और यहाँ घाटी, मुख्य घाटी से ऊंचाई पर रहती है, जो मेन घाटी होती है वो ऊंचाई पर होती है, तब क्या होता है? हैंगिंग वैलीज बनती हैं। ओके, और जो कि फजोर्ट्स क्या होता है, ये डीप होता है, बहुत गहरा होता है और नैरो होता है, बहुत ज़्यादा गहरी और सक्रिय समुद्री खाड़ी होती है। वो तब बनती है जब समुद्र का पानी जो है ग्लेशियर की घाटियों से भर जाता है। ये सभी स्थलकृतियाँ जो है मनुष्य के लिए कई प्रकार से उपयोगी हो सकती हैं। यू आकार की जो शेप की जो घाटियाँ हैं और जो सिर्क है, ये टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ लोग जो है ट्रैकिंग करते हैं। ओके, यहाँ पे लोग ट्रैकिंग करते हैं, स्कीइंग करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं। फजोर्ट्स आर यूज फॉर हार्बर्स। फजोर्ट्स का यूज जो है हार्बर्स के लिए, बंदरगाह के लिए और मछली पकड़ने के लिए भी किया जाता है। कहीं पर जो ग्लेशियर्स की जो वैलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ मैदान जिसका काम करती हैं, वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है खेती के लिए, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है ग्लेशियर्स की मिट्टी। ओके, ग्लेशियर फिगर 2.17 ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स को समझ लेते हैं। एरेट्स क्या है? मैं आपको एरेट्स ये है, ये एरेट यहाँ पे इन्होंने पिक्चर से समझाए हैं, ये इन्होंने पूरी इसकी पिक्चर ग्लेशियर की शो कर दी है यहाँ पे। ओके, और एरेट्स क्या है? ये है एरेट्स, ये चीज़ एरेट्स को बता रही है। एरेट होता क्या है? जो दो घाटियों के बीच में की जो नुकीली पर्वतीय धार है उसको एरेट बोला जाता है। ओके, दो घाटियों के बीच की नुकीली जो पर्वत धार है उसको एरेट बोला जाता है। और सिर्क क्या होता है? जो ऊपरी भाग है हिमनद का, ठीक है, जो ऊपर का जो भाग है हिमनद का, ये, और ये क्या है? कटोरे के आकार का, इसमें गड्ढे की जो है शेप बन जाती है, इसको सिर्क बोला जाता है। पास क्या होता है? ये है पास, ये पास इन्होंने दिखाया, ये पास है। पास क्या है? दो पहाड़ों के बीच से होकर जाने वाला जो एक रास्ता है, प्राकृतिक मार्ग है, खुद प्रकृति ने जो बनाया उसको दर्रा कहते हैं, उसको पास बोलते हैं। ओके, दो पहाड़ों के बीच से होकर जाने वाला प्राकृतिक मार्ग जो है दैट इज कॉल्ड पास। तो ये हमने ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स को पूरा समझ लिया अच्छे से। अब जो है हम लोग यहाँ पे यू शेप वैली को और समझ लेते हैं। यू शेप वैली होती क्या है? तो जिसमें यू शेप वैली मैंने हैंगिंग वैली भी बताई थी अभी आपको, ये फिगर 2.18 है, इसको भी समझ लेते हैं। हैंगिंग वैली क्या होती है? ठीक है, इसको में होता है हैंगिंग वैली क्या होती है? जब छोटा ग्लेशियर बड़े ग्लेशियर से मिल जाता है तो यह घाटी मुख्य घाटी से ऊंचाई पर रहती है, तो हैंगिंग वैली होती है। ये है हैंगिंग वैली। ओके, ये इन्होंने बताई है, हैंगिंग वैली ये होती है। नेक्स्ट है यू शेप वैली क्या होती है? यू शेप वैली जो है ये यू आकार की जो होती है, ये इन्होंने पूरा करके बताया। ये जो है यू शेप के आकार की जो वैली है, इसको यू शेप वैली। ग्लेशियर्स क्या है? ये जो बर्फ़ का पानी जो पिघल के आ रहा है,
ठीक है, उसे बोलते हैं ग्लेशियर। और ग्लेशियर आइस जो बर्फ़ की, जो ग्लेशियर बर्फ़ में बर्फ़ की तरह जमा है उसे ग्लेशियर आइस बोलते हैं। ओके, ठीक है। लटकी हुई घाटी जो मुख्य हिमनद घाटी से ऊपर स्थित है, छोटी घाटी, उसको हैंगिंग वैली कहते हैं। यूशेप वैली जो ग्लेशियर द्वारा बनाई गई चौड़ी और गहरी घाटी होती है, चौड़ी और गहरी घाटी है, ये देखो आप, चौड़ी और गहरी घाटी है, इसको बोलते हैं यूशेप वैली। ग्लेशियर क्या है? जो धीरे धीरे बहने वाली बर्फ़ का जो विशाल नदी है उसको ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर आइस क्या होती है? जो मोटी जमी हुई बर्फ़ है ग्लेशियर की, उसको ग्लेशियर आइस बोलते हैं। ओके, इसके अलावा जो है ग्लेशियर जो है मीठे पानी का बहुत महत्वपूर्ण जो है एक सोर्स माना जाता है। ग्लेशियर जो है वो धीरे धीरे जब पिघलते हैं तो उनका पानी नदियों में जाता है। ये नदियाँ जो है नीचे रहने वाले जो लाखों लोग हैं उनको पानी, खेती और उनके खेती के लिए, अन्य कामों के लिए जो है क्या करती हैं? वाटर प्रोवाइड कराती हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं मोराइंस क्या होते हैं, मोरेन्स क्या होते हैं। ओके, मोरेन्स क्या होते हैं? मोरेन्स आर लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ रॉक्स, सॉइल एंड डिब्रीज। ठीक है, मोरेन क्या है? मोरेन ऐसी संस्कृतियाँ होती हैं जो ग्लेशियर्स द्वारा अपने साथ लाई गई चट्टानें, मिट्टी और अन्य मलबे, ठीक है, के जमाव होने से बनती हैं। ओके, they are formed when a glacier melts and deposits the material it has eroded from land and there are different types of moraines। ठीक है, जब ग्लेशियर पिघलता है तो वहाँ अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, पत्थर, चट्टानों को वहीं छोड़ देता है। उसका जब डिपोजिशन होता है, उसकी जो डिपोजिशन हुआ है, इसी जमी हुए पदार्थ से क्या हो रहा है? मोरेन बन रहे हैं। डिपोजिशन करके क्या हो रहा है? मोरेन्स बन रहे हैं। ओके, और मोरेन्स जो है यहाँ पे 3 प्रकार के मोरेन्स बताए हैं। एक तो है लेटरल मोरेन्स, फिर टर्मिनल मोरेन्स, इसको मैं अच्छे से, लेटरल मोरेन्स, टर्मिनल मोरेन्स, ये वाला, ठीक है, और लास्ट है मीडियल मोरेन्स। तो इसको मैं बता देती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या होता है। लेटरल मोरेन्स क्या होता है? मोरेन 3 प्रकार के होते हैं। लेटरल मोरेन होता है जब ग्लेशियर के दोनों किनारों पर जो है, जो ग्लेशियर के दोनों किनारों पर बनता है, इसमें किनारों पर क्या होता है? चट्टानें और मिट्टी जो है वो जमा हो जाती है, उसको हम कहते हैं लेटरल मोरेन। टर्मिनल मोरेन क्या होता है? जो लास्ट भाग पर बनता है टर्मिनल मोरेन, ये बताता है कि जो ग्लेशियर है वो सबसे आगे तक कहाँ पहुँचा था। ठीक है, और मिडियल मोरेन क्या होता है? मिडियल मोरेन होता है जब 2 ग्लेशियर आपस में मिलते हैं तो उनके जो किनारे की जो मोरेन होती है, जो डिपोजिशन होता है रॉक का, पत्थर का, चट्टानों का, वही और उसके साथ गाद आती है, वो मिलकर क्या करते हैं? मध्य मोरेन बनाती है। ओके, एंड मोरेन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दे ऑफन क्रिएट फर्टाइल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, और ये फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर, फ्रॉम नेचुरल डैम्स भी बनाते हैं, लेक्स को पानी भी सप्लाई करते हैं, इरीगेशन एंड समटाइम्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है मोरेन। ठीक है, मोरेन के जो ये यहाँ पे क्या आता है? मोरेन मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी इसलिए क्योंकि यहाँ खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी होती है, प्राकृतिक बांध और झीलें बना सकते हैं। इन झीलों का उपयोग पीने के पानी, सिंचाई और जल विद्युत बनाने के लिए भी यहाँ पे किया जाता है। तो 2.19 जो है फिगर मोरेन्स जो है इसको समझ लेते हैं हम लोग। लेटरल कहाँ है? ये है मोरेन्स के पिक्चर, ये मोरेन्स होते हैं, यहाँ पे शो की गई है पूरी पिक्चर उन्होंने, ये ग्लेशियर्स हैं यहाँ से। ओके, तो मोरेन्स कहाँ हैं? पहले आप देखेंगे लेटरल, ये लेटरल है, ये लेटरल बताया है। लेटरल यहाँ पे क्या होता है? ये हिमनद के किनारे से जमा जो मलबा है उसको लेटरल मोराइन कहते हैं। ठीक है, और ग्लेशियर क्या है? बहती हुई बर्फ़ है, जो कि 2nd नंबर पे आपको यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, और मिड मोराइन क्या होता है? जो कि कहाँ पे है? 3rd नंबर पे है, ये मिड मोराइन। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो ग्लेशियर हैं उनके मिलने पर बीच में बना जो मोरेन है उसको कहते हैं मिड मोरेन। और ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर जो है दूसरा ग्लेशियर है, जो कि 4th नंबर पे शो किया, ये दूसरा ग्लेशियर है। टर्मिनल मोरेन क्या है? जो लास्ट पार्ट जो है वहाँ पे जमा हुआ जो मलबा है उसको टर्मिनल मोरेन कहा गया है, जो कि आपका 5th नंबर पे है, ये यहाँ पे शो किया गया है। रिवर क्या है? नदी है। ठीक है, हिमनद के पिघलने से बनी जो नदी है दैट इज़ कॉल्ड रिवर। ओके, जो कि यहाँ पे ये नदी है। ओके, तो लेटरल मोराइन जो किनारों पर होता है, मिडिल मोराइन बीच में होता है, टर्मिनल मोराइन अंतिम छोर पर होता है। ओके, Think about it, a devastating flood struck the Chamoli district in Uttarakhand in February 2021, in which may
इन विच मैनी पीपल एंड लाइफ स्टॉक लॉस्ट देयर लाइव्स। एक बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग फ्लड आया, भयानक, जो कि चमोली में आया था, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तराखंड में, इन फरवरी 2021 में, जहाँ पे बहुत सारे लोग और बहुत सारे जो जानवर जो लोग पालते हैं, लाइफ स्टॉक रखे थे, उनकी भी ज़िंदगियाँ चली गई और बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ वहाँ पे बिल्डिंग्स में और रोड्स पे और ब्रिजेस पे। ठीक है, बहुत सारा डैमेज हुआ बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस पे एंड हाइडल प्रोजेक्ट्स पे एंड कनेक्टेड टू विलेज एंड वॉज एडवर्सली इफेक्टेड। सो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए ये सब क्षेत्र। एंड कैन यू फाइंड आउट द रीज़न दैट लेड टू सडन अनएक्सपेक्टेड फ्लड। तो आपको इस तरह का कोई रीज़न बताना है जो कि इस तरह का कहीं आया हो तो उसके फ्लड के बारे में आपको बताना है। ये फिगर 2.22 है, ये पूरी उन्होंने ये पिक्चर शो की है जहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड में फरवरी 2021 में ये फ्लड आया था। ओके, अब जो है हम लोग इसमें समझने वाले हैं विंड के बारे में। विंड क्या होता है उसका पूरा जो है पार्ट पूरा यहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे कि क्या है। ठीक है, wind erosion occurs when strong winds picks up and carry away loose particles of sand and soils, gradually shaping the landscape. This process creates several distinct landforms such as yardangs, which are streamlined rock bridges carved by wind, ventifex, which are rocks polished and shaped by sand blasting deflation. तो इस चीज़ को मैं आपको समझा देती हूँ। तेज हवा की जो ढीली रेत को उड़ाकर ले जाती है, इससे ज़मीन पर एक क्या होता है, गड्ढा बनता है जिसको डिफ्लेशन हैलो बनने लगते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग अभी यहाँ पे समझेंगे। विंड इरोजन क्या होता है, जो हवा के कारण जो है इरोजन हो रहा है। जब स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स जो ढीले सैंड के और सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, वो उसके कारण क्या होता है, लैंडस्केप शेपिंग होती है, उसके कारण बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, यार्डंग्स बनता है। ठीक है, तो यार्डंग्स क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है, उसी के बारे में अब यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, यार्डंग्स क्या है, यार्डंग्स है स्ट्रीमलाइन रॉक। स्ट्रीमलाइन रॉक है ये, जो कि रिजेस कार्व्ड बाय विंड, जिसमें रिजेस जो है विंड की वजह से कार्व्ड हो रहे हैं। ओके, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो रहा है, तो इसका जो लास्ट पार्ट है इसी को मुझे आपको अभी समझाना है, इसको मैं समझा देती हूँ। उसके बाद फिर ये चैप्टर जो है थोड़ा सा ही इसमें रह गया, अभी इसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यार्डंग क्या होता है, यार्डंग जो है ये एक स्ट्रीमलाइन रॉक है जिस कार्व्ड बाय विंड। क्या है, रेगिस्तान में तेज हवाओं द्वारा बनाई गई जो लंबी और सक्रिय चट्टानी की जो पूरी पहाड़ी नुमा जो पूरी शेप है उसको यार्डंग बोला जाता है। ओके, ये लंबी चट्टान की आकृति है, इसकी दिशा हवा की दिशा के समान होती है। ओके, और वेंटिफेक्ट्स क्या होता है, वेंटिफेक्ट्स जो है विच आर रॉक्स पॉलिश्ड बाय सैंड ब्लास्टिंग, सैंड ब्लास्टिंग के कारण। तो ये क्या है, क्या वेंटिफेक्ट्स, अब इसमें हम वेंटिफेक्ट्स को समझ रहे हैं। वेंटिफेक्ट्स क्या है, तो ये जो है रॉक है जिसको पॉलिश किया जाता है, शेप किया जाता है सैंड की वजह से, सैंड की ब्लास्टिंग की वजह से। ओके, और डिफ्लेशन क्या हो रहा है, डिफ्लेशन होलोस और ब्लोआउट्स क्या है, ये इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जब तेज हवाएं रेत और मिट्टी के ढीले कणों को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं तो क्या होता है, विंड इरोजन होता है। और यही प्रक्रिया धीरे धीरे क्या होती है, धरातल का आकार बदल देती है। ठीक है, वायु अपरदन की इस प्रक्रिया में कई अलग अलग प्रकार की स्थलकृतियाँ बनती हैं और इन्हीं स्थलकृतियाँ में यार्डंग शामिल है। ये एक लंबी और सक्रिय चट्टान की पहाड़ियाँ होती हैं जिन्हें तेज हवाएं धीरे धीरे काट काट बनाती हैं। ये है यार्डंग, यहाँ पे शो किया ये चट्टानें जो हैं। ठीक है, ये यहाँ पूरी इसकी पिक्चर दिखाई है। ठीक है, तो वेंटिफेक्ट्स क्या होता है, वेंटिफेक्ट्स होता है ऐसी चट्टानें होती हैं जिनकी सतह हवा के साथ उड़ने वाली रेत से घिसकर चिकनी और विशेष आकार की हो जाती है, इसको हम कहते हैं वेंटिफेक्ट्स विच आर रॉक पॉलिश एंड शेप बाय सैंड ब्लास्टिंग। ओके, डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन होता है जब होलो होता है या ब्लो आउट होता है तो उथले गड्ढे बनते हैं, तब बनते हैं जब हवा डेली और रेत मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है, उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। ओके,
शैलो डिप्रेशंस वेयर लूज मटेरियल्स रिमूव, डेजर्ट पेवमेंट्स फ्लैट सरफेसेस होती हैं लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर फाइनल पार्टिकल्स आर बोर्न अवे, फ्लैट सतह बन जाती है जब फाइनल पार्टिकल्स उड़ जाते हैं। दीज फॉर्म्स है इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एज इनफो सेटलमेंट पैटर्न्स को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एग्रीकल्चर जो एरिड रीजन्स के अंदर एग्रीकल्चर वेस्ट शुष्क एरिया में एंड वेंटिफेट्स एंड यार्ड सेटल करते हैं। टूरिस्ट को, जियोलॉजिस्ट को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है यूनिक डेजर्ट का लैंडस्केप देखने में। और ड्यून्स क्या है? ड्यून्स आर हिल्स और रिजेस ऑफ सैंड फॉर्म बाय विद द विंड इन डेजर्ट एरियाज और अलॉन्ग सैंडी कोस्ट। तो ड्यून्स क्या है? ये रेत के टीले होते हैं, लंबी रेत की धारियाँ होती हैं जो हवा के द्वारा रेगिस्तान या समुद्र के तट पे बनाई जाती हैं। ओके, और इसमें बर्चन डून्स होती हैं। बर्चन डून्स जो है क्रिसेंट शेप की होती हैं, फॉर्म इन द एरियाज जहाँ पे लिमिटेड सैंड और सिंगल विंड डायरेक्शन है। ओके, ये कैसे होती हैं? ये क्रिसेंट शेप की होती हैं। ये वहाँ बनते हैं जहाँ रेत कम होती है और हवा एक ही दिशा में चलती रहती है। उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडनल डून्स। लॉन्गिट्यूडनल डून्स क्या होते हैं? लंबे रेत के टीले होते हैं जो मुख्य हवा की दिशा के बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। स्टार डून्स क्या होते हैं? तारे के आकार के होते हैं। ये वहाँ बनते हैं जहाँ हवा कहीं अलग अलग दिशाओं से चलती है। उसके बाद हमारा आ जाता है पैराबोलिक ड्यून्स। पैराबोलिक ड्यून्स क्या होती हैं? ये यू शेप के ड्यून्स होती हैं जो रेत के टीले होते हैं उनसे बनती हैं। यू शेप के रेत के टीले से बनती है, प्राय समुद्र तटों या वनस्पति वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अभी जो है हम लोग इस फिगर को समझ लेते हैं। ओके, ये फिगर जो है ओसिस वाला फिगर जो है इससे ऊपर भी था शायद, पहले उसको समझेंगे उसके बाद ये वाला समझेंगे। हाँ, इसको समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम वो समझेंगे। तो ये जो है यारडंग जो है, ये जो है, एक मिनट, यारडंग कहाँ है? ये यारडंग है। ठीक है, यारडंग क्या है? हवा द्वारा बनाई गई एक लंबी चट्टान है कि एक स्थलकृति है। उसके बाद विंड जो है, सेकंड नंबर पे विंड है, ये हवा की दिशा को बता रही है। हार्ड रॉक हो गया आपका कठोर चट्टान जो बची रहती है। सॉफ्ट रॉक हो गया आपका मुलायम चट्टान जो घिस जाती है। और हवा क्या करती है? मुलायम चट्टानों को अधिक काट देती है और कठोर चट्टानों को बचा, कठोर चट्टानें जो हैं बच जाती हैं। इसी कारण क्या होता है? यारडंग बनता है। ओके, हार्ड और सॉफ्ट ये हो गया। यारडंग कैसे बन रहा है? ये ठीक है, यारडंग बन कैसे रहा है? हवा द्वारा बनाई गई एक लंबी चट्टान स्थलाकृति होती है। हवा की दिशा के वजह से कठोर चट्टान जो है धीरे धीरे घिस जाती हैं, मुलायम चट्टान जो है वो जल्दी घिस जाती हैं। और जो कठोर चट्टान तो धीरे घिसती है, मुलायम चट्टान जल्दी घिस जाती हैं। उससे हार्ड रॉक जो है, दूसरी कठोर चट्टान जो है वो बची रह जाती है उसके कारण। और उससे क्या होता है? हवा मुलायम चट्टानों को अधिक काट देती है जबकि कठोर चट्टान जो है बच जाते हैं। इसी कारण यारडंग बनते हैं। ओके, अभी मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पे ये जो है डिफ्लेशन होलो क्या है ये। ठीक है, इस चीज़ को समझा देती हूँ। डिफ्लेशन हैलो ये ब्लो आउट उथले गड्ढे होते हैं। ये क्या है? उथले गड्ढे होते हैं। और ये तब बनते हैं जब हवा बहुत ज़्यादा ढीली रेत और मिट्टी को उड़ाकर ले जा रही है, तो डिफ्लेशन, इसको बोलते हैं हम डिफ्लेशन होलो, ओआसिस भी बोलते हैं इसको। ओके, तो ये चीज़ जो है विंड जो है, इसमें सबसे पहले क्या है? हवा आई है। ठीक है, विंड आई। ठीक है, फिर ओआसिस, ये गड्ढे बन गए। ठीक है, उसके बाद रेत उड़ी, सैंड ब्लो हुई। उसके बाद वाटर जो है, वाटर टेबल बनी। उसके बाद क्या? भूमिगत जो है वो जल बना। मतलब इसमें क्या होता है? विंड, हवा आई, रेगिस्तान में पानी और हरियाली वाला जो स्थान है उसको ओआसिस बोला जाता है। हवा द्वारा उड़ाई गई रेत और भूमिगत जो जल स्तर है उसको वाटर टेबल बोला जाता है। जो भूमि पे जो पानी उपलब्ध है उसको वाटर टेबल बोला जाता है। जब हवा रेत हटा देती है और भूमिगत जल सतह के पास आ जाती है और वहाँ पानी और पेड़ पौधे उग जाते हैं, इस स्थान को क्या कहते हैं? ये देखो यहाँ पे पेड़ पौधे उगे, इसी स्थान को बोलते हैं ओआसिस। ठीक है, ये स्थलकृतियाँ जो है मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शुष्क क्षेत्रों में बस्तियों के जो विकास है और कृषि के लिए जो है को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। यारडंग और वेंटिफेक्ट जैसी अनोखी स्थलकृतियाँ जो टूरिज्म के लिए और जियोलॉजिस्ट हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ओके, अभी जो ये जो ड्यून्स हैं इनको हम लोग समझ लेते हैं। ड्यून्स हैं क्या चीज़? उसके बाद तो फिर इजी है टॉपिक, फिर कोई ऐसा इस पे ऐसा जो है थोड़ा ये हार्ड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। बहुत सी हर चीज़ को इसमें आपको क्या है बारीकी से समझना पड़ रहा है। ओके, ये चीज़ अगर आपको बारीकी से समझ आ गई तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अभी जो है बार्चन डून्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, और स्टार जो ट्रैवर्स बार्चन डून्स की शेप ये होती है। यहाँ पे पूरी फिगर शो की गई है बार्चन डून्स कैसे होते हैं, ट्रैवर्स डून्स कहते होते हैं और स्टार डून्स क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं।
ड्यून्स क्या होते हैं? रेत के टीले। ओह माय गॉड, कहाँ पहुँच गए? अभी जो हम लोग बस इसमें अंडरग्राउंड वाटर पढ़ के फिर हम लोग उसमें लैंडस्लाइड्स वगैरह वैलांची इनको इस टॉपिक को कवर करेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जो है हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर क्या है, भूमिगत जल के बारे में, कि भूमिगत जल क्या होता है। तो अंडरग्राउंड वाटर स्पेशली इन एरियाज ऑफ लाइमस्टोन और सॉल्यूबल rocks creates unique landforms called crystography जिसको बोलते हैं, and through chemical bathing erosion common landforms underground water includes caves, hollow spaces formed in acidic waters or rock, stalactites, icicle shaped formation hanging from ceiling of caves, stalagmites from rising of floor of caves, sinkholes, dolins, depression formed when the ground collapse into an underground cavity and underground rivers which flow through cave streams. These landforms are important for humans because caves and underground rivers provide source of freshwater tourism opportunities and in some cases cultural or religious significance. Stalagmites also attract geologist adventures making them valuable as both study and recreations. तो ये चीज़ हम उसको समझ लेते हैं। लास्ट टॉपिक है इसका। भूमिगत जल जो है विशेषकर चूना पत्थर या अन्य घुलनशील जो चट्टानें होती हैं वाले क्षेत्र में रासायनिक जो केमिकल वेदरिंग और एरोजन के कारण विषय जो स्थलकृतियाँ बन रही हैं उसे हम कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। और जो अंडरग्राउंड वाटर है द्वारा बनने वाली बहुत सारी जो है स्थलकृतियाँ होती हैं जिसमें गुफाएँ शामिल होती हैं, ठीक है। और गुफाएँ क्या हैं? जिसको हम बोलते हैं केव, ओके। और गुफाएं तब बनती हैं जब हल्का एसिडिक पानी चट्टानों को धीरे धीरे घोल देता है, इससे चट्टानों के जो अंदर खाली स्थान है वो बन जाते हैं जिनसे गुफा कहते हैं। और स्टेलेक्टाइट क्या होता है? ये गुफा की छत से नीचे की ओर लटकने वाली बर्फ़ की सिलियाँ होती हैं, ऐसी संरचनाएं होती हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं वो धीरे धीरे इसमें जमने लगते हैं। स्टेलेसाइट्स जो है वो सीलिंग छत से लटकती है। स्टैलेग्माइट जो है गुफा के फर्श जो तल से ऊपर होते हैं उससे बहने वाली जो संरचनाएँ होती हैं ये छत से टपकने वाले पानी में मौजूद खनिजों को जमने में मदद करती हैं, ओके। और सिंक होल्स क्या होते हैं? सिंक होल और ड्यूलिन सेम थिंग है। भूमि पर बनने वाले जो गहरे गड्ढे होते हैं इनको सिंक होल्स और ड्यूलाइन बोलते हैं। तब बनते हैं जब नीचे की चट्टान घुल जाती है, ऊपर की ज़मीन जो है वो धंस जाती है, ओके। तो मैं आपको फिगर 2.24 एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये फिगर स्टेलेसाइट्स क्या है? स्टेलेसाइट्स जो है गुफा की छत से लटकने वाली जो है संरचना है जो कि यहाँ पे दिखाई गई है फर्स्ट नंबर पे। और सेकंड नंबर पे इन्होंने बताया है पिलर क्या होता है? जब स्टेलेसाइट्स और स्टैलेग्माइट मिल जाते हैं तो एक पिलर बनता है, उसको कहते हैं पिलर। और केव क्या है? चट्टानों के भीतर जो बनी गुफा है वो केव है, जो कि थर्ड नंबर पे यहाँ पे शो की गई है ये। और स्टैलेग्माइट गुफा के तल से ऊपर उठने वाली संरचना। स्टैलेग्माइट क्या है? तो गुफा के तल से ऊपर उठने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको बोला है केव माउथ। क्या है? जहाँ गुफा का प्रवेश द्वार है उसको केव माउथ बोला जाता है। ये पूरी पिक्चर है, ठीक है। और सिंक होल्स क्या होते हैं? सिंक होल्स मैंने आपको बताए थे भूमि पर बनने वाले वो गहरे गड्ढे हैं। ये तब बनते हैं जब नीचे की चट्टानें जो है वो पूरी तरीके से घुल जाती हैं, ऊपर की ज़मीन जो है वो पूरी धंस जाती है, ओके, इस तरीके से, ओके। अभी जो है इसमें पढ़ेंगे लैंडफॉर्म ऑफ डिजास्टर्स क्या होते हैं। There are several disasters associated with the different landforms that commonly occur around us. For such disaster as presented below. तो अभी यहाँ पे जो है हम डिज़ास्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि 4 हैं। इनको अच्छे से समझ लेते हैं कौन कौन से डिज़ास्टर्स हैं यहाँ पे। Let's explore complete the exercise at the end of each step। और फिर आपको पूरी जो है इस लास्ट में जो है एक्सरसाइज दी जाएगी, हर तरह के डिजास्टर दिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स, एटलास एंड बुक्स। उसकी मदद से आपको पूरा वो कंप्लीट करना है। लिस्ट ऑफ डिजास्टर प्रोन एरियाज फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, पूरा जो मिटिगेशन मेजर्स क्या हैं रिसेंट एग्जाम्पल्स लेके पूरा आपको ये पूरा कंप्लीट करना है जो डिजास्टर्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ओके। जो फर्स्ट जो डिजास्टर्स में हम पढ़ रहे हैं वो है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड्स आर कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स के कारण हो रहा है। that makes slow, unstable, heavy and continuous rainfall is one of the major natural causes as water seeps into the soil and rocks, increasing the weight and reducing frictions. Okay, अभी हम जो है यहाँ पे लैंडस्लाइड्स के बारे में समझ रहे हैं। भूस्खलन जो है
इसको लैंडस्लाइड को हिंदी भूस्खलन कहते हैं। प्राकृतिक और मानव दोनों कारणों से होता है। ये कारण जो है पहाड़ों की ढाल को क्या कर रहा है, कमज़ोर और अस्थिर बना देता है। लगातार और तेज़ वर्षा के कारण क्या, लैंडस्लाइड का सबसे बड़ा प्राकृतिक कारण है वर्षा का पानी। मिट्टी और चट्टानों को अंदर, जब वर्षा का पानी जब मिट्टी और चट्टानों के अंदर चला जाता है, जिससे इसका भार जो है बढ़ जाता है, उसके बीच क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है, इससे वो आसानी से खिसक जाती हैं। ओके। और फिर है अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक एरप्शंस आल्सो ट्रिगर लैंडस्लाइड्स बाय शेकिंग द ग्राउंड एंड वीकनिंग स्लोप्स, स्टीप स्लोप्स एंड presence of loose or weather rocks further increase the risk. Human actors such as deforestation, mine road construction, and unplanned construction hillsides disturb the natural balance of slopes, poor drainage systems, and improper land, and also contribute to landslide by allowing excess water to accumulate, leading to sudden stop areas. भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या होता है, लैंडस्लाइड के का रीजन है। इनके कारण जमीन हिलती है और पहाड़ों का जो ढाल कमज़ोर हो जाता है। जहाँ ढाल बहुत अधिक होती हैं, वहाँ चट्टानें ढीली या पहले से टूटी फूटी होती हैं, तो वहाँ लैंडस्लाइड होने की संभावना बढ़ जाती है। और मनुष्य की गतिविधियाँ, जैसे वनों की कटाई के कारण, वनों की कटाई मीन्स जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, माइनिंग्स मीन्स खनन का वो हो रहा है, और सड़क का निर्माण हो रहा है, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं पहाड़ों पर बिना योजना का जो निर्माण हो रहा है, प्लान कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी वजह से। तो इन पहाड़ों का जो प्राकृतिक संतुलन जब बिगड़ जाता है तो लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। यदि पानी की निकासी अच्छी नहीं होती है, जब पानी सही तरीके से प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है, तो भीमी जो हमारी जो धरती की जो सतह है उसका गलत उपयोग किया जाता है, तो पानी इकट्ठा हो जाता है, इससे ढाल अचानक टूटकर नीचे गिर जाती हैं। इसके वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है। ओके, अब यहाँ पे आपको बताना है कि प्रॉन एरियाज़ क्या हैं लैंडस्लाइड्स के, मतलब जो प्रभावित क्षेत्र हैं उसके बारे में आपको बताना है कि लैंडस्लाइड से कौन कौन से प्रभावित क्षेत्र हैं। जैसे जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, और उत्तराखंड है, सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, तो ये प्रोन एरियाज़ हैं। मिटिगेशन मेजर्स है, ये आप अपने आप भी खुद कर सकते हैं। मिटिगेशन मेजर्स ये है कि वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम का पालन करें, और सुरक्षित मार्ग और निर्धारित ट्रैकिंग रास्तों का उपयोग करें, ठीक है। पेड़ लगाना चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़। और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने और जो वेदर फोरकास्टिंग है उसका पूरा आपको क्या करना चाहिए, पूरा उसका पूरे डायरेक्शन से आपको चलना चाहिए, ठीक है। और कुछ रिसेंट एग्जांपल्स इसके ये हैं कि फरवरी 2025 में उत्तराखंड के चमोली माड़ा क्षेत्र में भी जो है लैंडस्लाइड्स आई थी। 2024 में लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे आई थी। ओके, तो यही चीज़ें हैं। सॉरी मैंने ये आपको अभी लैंडस्लाइड का नहीं बताया है। हाँ, ये मैंने लैंडस्लाइड आपको समझाया है अभी। सॉरी अच्छा, मैंने गलत बता दिया आपको, एवलांचेस का बता दिया है। अभी मैं आपको बता रही हूँ प्रोन एरियाज। सेम रीजन से हिमालयन रीजन्स में मोस्टली जो है लैंडस्लाइड्स होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें मैंने जैसे कि सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, दार्जिलिंग हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गया, जो लेकिन मैंने एग्जाम्पल दिया है वो गलत दिया है, सॉरी। ये वायनाड का जो केरला है 2024 वहाँ पे लैंडस्लाइड्स आया था, हिमाचल प्रदेश में आया। ओके, और मिटिगेशन मेजर्स ये हैं कि आप क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। वनों की कटाई को रोकना, अधिक पेड़ लगाना, पहाड़ों पर वैज्ञानिक ढंग से निर्माण करना, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, और जो खनन और अनियोजित निर्माण है उस पर पूरा कंट्रोल करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम, वही सेम चीज़ें, ठीक है। ओके, मैंने बस सिर्फ जो एग्जाम्पल दिया था वो गलत दे दिया था, वो एवालांचे वाले दे दिया था। एवालांचे जो है वो क्या है, एवलांचे आर कॉज्ड बाय सडन इंस्टेबिलिटी ऑफ स्नो। एवलांचे जो है वो सडन इंस्टेबिलिटी ऑफ स्नो ऑन स्टीप माउंटेन स्लोप्स हैपन इन विद अ शॉर्ट पीरियड एड्स एक्स्ट्रा वेट टू द स्नो पैक मेकिंग इट्स अनस्टेबल। जो इसको हिंदी में कहते हैं एवलांचेस को हिमस्खलन है। ये तब होता है जब खड़ी पहाड़ी ढलानों पर जमी बर्फ़ अचानक अस्थिर हो जाती है और तेज़ी से नीचे की ओर खिसकने लगती है। यदि कम समय में बहुत अधिक बर्फबारी हो जाती है तो पहले से जमी हुई बर्फ़ पर अधिक भार पड़ता है और नीचे की जो बर्फ़ होती है उसकी परत कमज़ोर हो जाती है। अच्छी तरह जुड़ी ना होने के कारण पूरी बर्फ़ की जो परत है वो अस्थिर हो जाती है और खिसक जाती है। यदि अचानक तापमान बढ़ जाए तो बर्फ़ का कुछ भाग पिघलने लगता है। इससे बर्फ़ की परतों के बीच घर्षण कम हो जाता है, जिससे वे एक दूसरे को पकड़कर नीचे रख पाती है और नीचे फिसल जाती हैं। इसी के कारण क्या होता है, एवलांचेस होते हैं। आसमान रूप से जो है इससे कमज़ोर और नाजुक जो बर्फ़ की परतें हैं वो बन जाती हैं, जो आसानी से टूट जाती हैं। भूकंप और कंपन जैसे प्राकृतिक घटनाएं जो हैं और वो भी देखने को मिलती हैं। स्कीइंग, ट्रैकिंग या पहाड़ी क्षेत्रों के निर्माण कार्य जैसे मानव गतिविधियाँ जो हैं बर्फ़ से ढकी ढलानों का संतुलन बिगाड़ देते हैं। इससे बर्फ़ अचानक से नीचे गिरने लगती है और एवलांचे हो जाता है।
तो प्रोन एरियाज़ क्या हैं एवलांचेस के, वही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, जितने भी हिमालय रीजन्स हैं। और इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम का होना चाहिए, ठीक है। और जो स्थानीय प्रशासन है वो मौसम विभाग के निर्देश का पालन करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है। रिसेंट एग्जांपल जो है इसका जम्मू कश्मीर के जो गुलमार्ग में जो एवलांच हुआ था 2022 में, दैट इज़ कॉल्ड, वो एक एग्जांपल है, इसके लिए रिसेंट एग्जांपल मैंने दिया है। और ग्लोव्स क्या होता है, ग्लेशियल एक आउटबर्स्ट वर्ड्स है जो कि सडन रिलीज ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियर लेक्स ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटिक फैक्टर्स के कारण है। यह एक ऐसी बाढ़ है जो तब आती है जब ग्लेशियर के पास बनी झील का बहुत सारा पानी अचानक बाहर निकल जाता है। यह प्राकृतिक कारणों और जलवायु परिवर्तन कारण होता है। बढ़ते तापमान के कारण जो ग्लेशियर है वो तेज़ी से पिघलते हैं। इसे ग्लेशियर झीलों में पानी की मात्रा और जलस्तर बढ़ जाता है। अधिक पानी होने से बर्फ या ढीले पत्थरों से बने जो प्राकृतिक बांध हैं उन पर दबाव पड़ जाता है। ओके, ढीले पत्थरों से बने जो प्राकृतिक बांध, ढीले पत्थर मोलाइन से बने प्राकृतिक बांध पर दबाव जो है वो बढ़ जाता है। ओके, और इस पे कौन कौन से एरिया इससे प्रभावित हैं, इससे वही जम्मू कश्मीर, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, हिमालयन रीजन्स, ठीक है, ये हैं। और मिटिगेशन मेजर्स क्या हैं, मिटिगेट क्या क्या हमें स्टेप्स लिए जाएँ इनसे बचने, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। और खतरे वाले क्षेत्रों का निर्माण जो है वो कार्य सीमित होना चाहिए। लोगों को जो है इस डिजास्टर से बचने का पूरा ट्रेंड किया जाना चाहिए लोगों को, ठीक है। वीक नेचुरल जो डैम्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और रिसेंट एग्जांपल्स इसका है जो उत्तराखंड चमोली में 2021 में आया था, ठीक है। शॉर्ट्स अभी जो है लास्ट इसका टॉपिक है, दैट इज़ ग्लेशियर, वो लास्ट है मेरे ख्याल से। डस्ट स्टॉर्म्स क्या होता है, धूल भरी आंधी होती है ये, और ये तब आती है जब तेज़ हवाएं और ढीली और सूखी मिट्टी और रेत की बड़ी मात्रा में हवा में जो उड़ा लेके जाती हैं। लंबे समय तक सूखी और कम वर्षा होने से क्या होता है, मिट्टी पूरी तरह सूख जाती है। सूखी मिट्टी के छोटे छोटे कण हवा आसानी से उड़ा लेती है। धूल भरी आंधी जो है मुख्यतः डेजर्ट और सेमिड एरिया से वाले रीजन्स में आती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है बहुत ढीली और सूखी होती है। जब कोई भी क्षेत्र किसी क्षेत्र में पेड़ पौधे कम होते हैं तो मिट्टी खुली रह जाती है। ऐसे कई कारणों से होता है। ऐसा क्यों होता है, वनों की कटाई के कारण होता है, अत्यधिक ओवर ग्रेजिंग के कारण होता है, और या फिर आपने जो प्रैक्टिसेस जो है पुअर फार्मिंग प्रैक्टिस की होती है तभी होता है। इसी कारण मिट्टी को पकड़ने वाला कोई आवरण नहीं रहता है, ठीक है। मिट्टी को पकड़ने वाला कोई आवरण नहीं रहता है और हवा उसे आसानी से उड़ा ली जाती है। जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक मौसम के जो कारण हैं, धूल भरी आंधियाँ पहले से अधिक बार ज़्यादा तीव्र हो सकती हैं। तो प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसमें प्रभावित क्षेत्र हैं, प्रॉन एरियाज़ कौन कौन से हैं। प्रॉन एरियाज़ इसका है राजस्थान का थार डेजर्ट, ड्राई जोन्स ऑफ गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, और सेंट्रल एशिया थार डेजर्ट का डेजर्ट रीजन। ओके, मिटिगेशन मेजर्स क्या ले सकते हैं हम इसमें, ये ले सकते हैं कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू प्रिवेंट कटिंग ट्रीज, कंट्रोल किया जाना चाहिए ओवर ग्रेजिंग पे, मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन को अपनाना चाहिए। ड्राई रीजन्स में प्रॉपर इरीगेशन तक जो है होना चाहिए और टिकाऊ खेती होनी चाहिए। तो ये रिसेंट एग्जांपल्स दे सकते हैं मेरे 2025 में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और यूपी में कई हिस्सों में तेज जो है आंधियाँ जो है आए दिन देखने को मिलती हैं। ओके, The Earth's surface is constantly changing due to powerful forces working both inside and outside the planet. Internal forces such as earthquakes, volcanic eruptions, folding and faulting plate, mountain valleys and ocean basins. तो पृथ्वी की जो सतह है वो हमेशा बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर इंटरनल फोर्सेस हैं और बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस, दोनों प्रकार की शक्तियाँ जो हैं वो लगातार क्या करती हैं, कार्य करती रहती हैं। और भूकंप, ज्वालामुखी और फॉल्टिंग और जो ग्रेशन फॉल्टिंग जैसे इंटरनल फोर्सेस, पर्वत घाटियाँ जो है महासागरीय बेसिन जैसी आकृति का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और दूसरी तरफ हमने इसमें पढ़ा था कि इरोजन डिपोजिशन वाला दूसरा, और आप देखेंगे इरोजन डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन, वेदरिंग, इरोजन डिपोजिशन जो है ये जैसी भारी शक्तियाँ संस्कृति को धीरे धीरे किसके उनका एक नया आकार बना देती हैं। ये सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं मिलकर आज दिखाई देने वाली जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों से लेकर महासागरों की जो सबसे गहरी तली है तक सभी का निर्माण इन प्रक्रियाओं से हुआ है। मानव जीवन भी इन संस्कृतियों से गहराइयों से जुड़ा है। ओके, तो आई होप इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।